सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वावधान में जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर और इसकी सभी आउटलाइन कोर्ट्स में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। और इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आज काफ़ी बड़ी संख्या में वादकारी उपस्थित हुए और इसमें हमारा जो मेन उद्देश्य था, रैणी गांव में आई आपदा के परिणाम स्वरूप एनटीपीसी के द्वारा जितने भी वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत चेक जमा किए गए थे न्यायालयों में, उनको बिना किसी प्रक्रियात्मक जटिलता में गए हुए आसान रूप से पीड़ितों तक हम उपलब्ध करा सकें। और उसी कड़ी में आज हमने इसमें काफ़ी हद तक सफलता भी पाई है। आज जो लोक अदालत हुई उसमें प्री लिटिगेशन से संबंधित मामले भी हुए हैं। और प्री लिटिगेशन में ऐसा था कि जैसे बैंक अपने ऋणियों पे जिन्होंने लोन नहीं चुकाया उन पे केस करने वाला था, तो ये व्यवस्था प्री लिटिगेशन में। इसमें एसबीआई, कैनरा बैंक और पीएनबी ने अपने मामलों को निपटाया, जिसमें पीएनबी ने 6 मामलों को अपने निपटाया और 1,78,000 की राशि आज वसूल की। बाकी एसबीआई और कैनरा बैंक ने भी अपने महिला का एक बच्चा 1 किलो 80 ग्राम का है, वही दूसरा 1 किलो 500 ग्राम और तीसरा बच्चा 1 किलो 600 ग्राम का है। डिलीवरी के बाद महिला अभी आयुष्मान अस्पताल में भर्ती है और स्वस्थ भी है। डॉक्टर विकास गहलोत ने महिला का हालचाल भी जाना। हमारे यहाँ पे आज आंचल मरीज जिसकी उम्र 24 साल है, पति का नाम मनोज है और बावरखेड़ा के रहने वाले हैं। उनकी आज ऑपरेशन के थ्रू 3 बच्चों की डिलीवरी हुई है। तीनों के तीनों बच्चे स्वस्थ हैं, माँ भी स्वस्थ है और तीनों ही बच्चों का इलाज आयुष्मान कार्ड के थ्रू निःशुल्क चल रहा है। और टेरी पुलिस के द्वारा फिर से अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए अनसुलझी हत्या की गुत्थी को सुलझाकर अभियुक्त वीरेंद्र सिंह पवार उर्फ विपिन पवार पुत्र लक्ष्मी चंद्र पवार, ग्राम कप्ताना, लमरीधार थाना, हिंडोला खाल, उम्र 28 वर्ष को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तृप्ति भट्ट ने बताया कि जनपद के थाना हिंडोला खाल क्षेत्र का है, जहां पर ग्राम काफुलधार पट्टी लामरीधार गांव की 75 वर्षीय वृद्ध महिला श्रीमती वामा देवी पत्नी स्वर्गीय कलम सिंह पवार का मृत शरीर चोटिल अवस्था में दिनांक 18 जून 2021 को उनके मकान के नीचे खेतों में पत्थर के नीचे मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया गया कि जिस पर मृतका की पुत्री श्रीमती उर्मिला पत्नी ब्रजमोहन द्वारा थाना हिंडोला खाल पर 20 जून 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार द्वारा मामले का अन्वेषण प्रारंभ किया गया। महिला टेरी पुलिस के हाथ में आते ही एसएसपी ने निर्देश दिए कि जिस पर अपर पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह तथा महेश चंद्र विंजोला क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा स्वयं घटनास्थल का दौरा किया गया। घटनास्थल का दौरा किया और अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपद के विभिन्न पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों की एक विशेष टीम का गठन किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस टीम को 2,500 रुपए इनाम के लिए दिए जाने की घोषणा की है। लगभग 75 वर्ष जिनकी उम्र है, उनका जो शरीर है वो मिला था उनके जो घर से ठीक नीचे 20 से 25 मीटर नीचे एक खेत थे, जिसमें वो लाश दबी हुई मिली थी, आधी दबी हुई हालत में मिली थी। इस पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था। जो मृतका है उनकी 2 बेटियां हैं, दोनों शादीशुदा हैं, उनके द्वारा ये एफआईआर लिखवाई गई थी और इस पर पुलिस लगभग सभी एंगल्स पे गहरी जाँच पड़ताल कर रही थी। जो मृतका का घर है वो काफ़ी निर्जन स्थान पर है, वो स्वयं भी अकेले रहती थी। उनके पति की मृत्यु लगभग 2-3 महीने पहले उनके पति की मृत्यु हुई थी, तो वो अकेले ही रहती थी और इसमें लगभग सभी प्रकार के एंगल, ज़मीनी रंजिश, पुराने विवाद, किसी अन्य प्रकार के झगड़े या मृतका जिस दिन उनकी हत्या हुई उससे एक दिन पहले ही अपने मायके से वापस आई थी, तो लगभग सारे एंगल्स पे हमने काफ़ी गहनता से जाँच पड़ताल करी। और जो ये घटनास्थल है वैसे राजस्व क्षेत्र में पड़ता है, परंतु पुलिस ने प्रोएक्टिवली इसमें हत्या का अभियोग पंजीकृत करके काफ़ी टेक्निकल इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करी है। फॉरेंसिक इसमें हमने एविडेंसेस जुटाए हैं, अभियुक्त की निशानदेही पे कुछ हमने सबूत बरामद किए हैं। इसके अलावा मुखबिरी के माध्यम से भी कई सूचनाएं जांच पड़ताल हमने मैनुअली भी करी है और टेक्निकल एविडेंसेस, फॉरेंसिक एविडेंसेस, अभियुक्त की निशानदेही और ऐसे कई घटनाक्रम की गहन जांच पड़ताल के बाद हमने इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया। और उत्तराखंड में कोविड वैक्सीन की कमी से टीकाकरण की रफ्तार कम हो गई है, जबकि सरकार ने दिसंबर तक 18 साल से अधिक आयु के लोगों को 100% टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है। वैक्सीन की कमी से लक्ष्य को पूरा करना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। प्रदेश में 16 जनवरी से अब तक 38,40,903 को पहली और 9,42,063 को दूसरी डोज लगी है।
10 मई तक 18 से 44 आयु वर्ग का टीकाकरण शुरू किया गया। 21 जून के बाद केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। वैक्सीन की कमी से टीकाकरण की रफ्तार धीमी हो गई है। पहली और दूसरी डोज लगाने के लिए टीके न होने से लोगों को कई केंद्रों के चक्कर भी काटने पड़ रहे हैं। प्रदेश में 65 से अधिक उम्र वालों की आबादी 27.95 लाख से अधिक है और इसमें 70% लोगों को पहली और 25.5% को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 18 से 44 आयु वर्ग की आबादी 50 लाख है। इसमें 31.6% को पहली और 0.8% को दूसरी डोज लगवाई है। अल्मोड़ा, बागेश्वर व चमोली जिले में 45 से अधिक आयु वर्ग का टीकाकरण 100% पहुंच गया है। वहीं पौड़ी, उत्तरकाशी व रुद्रप्रयाग जिले में 90% से अधिक लोगों को पहली डोज लगाई गई। कोविड टीकाकरण में उत्तराखंड का देश में 5वां स्थान है। केंद्र से नियमित रूप से वैक्सीन मिल रही है और टीकाकरण में उत्तराखंड की प्रगति अन्य राज्यों से बेहतर है। दिसंबर तक 100% लोगों का टीकाकरण के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और 6 माह में 48 लाख से ज्यादा लोगों को पहली और दूसरी डोज लग चुकी है। कोरोना गाइडलाइन के पालन और यातायात व्यवस्था को लेकर एक होटल के सभागार में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, पुलिस प्रशासन, मसूरी व्यापार मंडल, टैक्सी एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि बाहर से आने वाले पर्यटक को RT-PCR रिपोर्ट और स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात ही वो उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों में आने की अनुमति दी जाए। साथ ही पर्यटकों की सुविधा के लिए कहा गया है वो होटल में कमरा बुक करने के पश्चात ही यहाँ आए ताकि उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही निर्णय लिया गया कि माल रोड पर टैक्सी और पीली प्लेट लगी स्कूटी को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही फल एवं रेडी लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के चालान की प्रक्रिया भी अमल में लाई जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि पर्यटन के लिहाज से ये अति महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें मसूरी के सभी संगठनों के साथ ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विचार विमर्श करने के पश्चात निर्णय लिया गया कि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाया जाए और पर्यटन स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस की व्यवस्था की जाए, जिसमें कोरोना की रोकथाम की जा सके, साथ ही इसका व्यापार पर भी असर न पड़े। इसको लेकर भी कार्य किया जा रहा है। एक बैठक पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर की गई और इसमें एक कोऑर्डिनेशन बनाया गया किस तरीके से हम माल रोड में पर्यटकों की एवं स्थानीय लोगों की सुरक्षा बनाए रखें, कोविड के बढ़ते संक्रमण को रोक सके और जो माल रोड में ट्रैफिक व्यवस्था है उसको हम सुचारू रूप से कर सकें। जो अवैध टैक्सी, स्कूटीज, जो छोटे बच्चे स्कूटी चला रहे हैं, इन सबको हम रोक सकें। माल रोड पे जगह जगह जो नो ट्रैफिक जोन पे गाड़ियां पार्क हो जाती है, इन सब विषयों पे बहुत देर चर्चा हुई और हमने पुलिस प्रशासन को बोला है कि हमारा पूरा सहयोग इसमें रहेगा। इन्होंने वादा किया है कि पूरा सहयोग ये लोग हम लोगों को करेंगे। हमने अपने 10 PRD जवान भी इन लोगों को हैंड ओवर करे हैं। किस तरीके से मसूरी माल रोड की हमारी जो गरिमा है वो बच सके, किस तरीके से अतिक्रमण हमारा बच सके और जो पर्यटक आते हैं वो इसका आनंद और लुत्फ उठा सके। मत्स्य पालन दिवस के मौके पर मंगलौर मत्स्य मंडी पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का जोरदार स्वागत किया गया। मंगलौर मत्स्य मंडी में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें लोगों को मछली पालन के रोजगार को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया गया। गोष्ठी में पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि मछली पालन को स्वरोजगार के रूप में बढ़ावा देना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। सरकार किसानों की दोगुनी आय के लिए लगातार प्रयास में है। मत्स्य पालन में किसानों को लाभ देने के लिए विभाग की ओर से हर तरीके से संभव प्रयास किया जा रहा है। मछली पालन करने वालों के लोगों को अपने क्षेत्र में ही मौजूद मत्स्य मंडी में मछली को खरीदा जाएगा, जिसमें मछली पालकों को मछली का व्यापार करने के लिए बाहर न जाना पड़े, उनको मंडी से ही उचित मूल्य मिल सके। साथ ही सरकार मछली पालकों के लिए मछली बीमा भी शुरू करने जा रही है, जिससे मछली पालकों को कोई घाटा न सहना पड़े। कोशिश रहेगी कि मछली पालकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार उन्हें सभी सुविधा मुहैया कराई जा सके। मंगलौर में बनी मत्स्य पालन बाजार में कोल्ड स्टोर का भी निर्माण कराया गया, जिससे मछली पालक को परेशानी न हो। हार्दिक अभिनंदन एवं आज के दिन जो है राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस के रूप में हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब 2017 से मुझे मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी मिली तो
तब से लेकर अब तक जो है हम लोग लगातार इस वर्ष को विशेष दिन के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि मत्स्य विभाग जो है एक तरीके से नगण्य विभागों में गिना जाता था, लेकिन 17 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे फोकस होके जिस प्रकार से मत्स्य उत्पादन को लेकर हम जैसे कह रहे हैं किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, तो उसमें मत्स्य पालन भी है, पशुपालन भी है और कृषि भी है। ये तीनों चीज़ों को जो किसान अपनाएगा निश्चित रूप से जो है हम दुगनी आय की जो परिकल्पना कर रहे हैं वो पूर्ण होती है। तो आज महत्वपूर्ण दिवस है। इस महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर मैं यही कहूँगी कि हम लोगों ने लगातार प्रयासों से जो एक समय हुआ करते थे, हमारे जो पूरे प्रदेश में मत्स्य पालक हुआ करते थे वर्ष 2000 मैं 16-17 की बात करती हूँ तो 3000 के करीब हमारे हुआ करते थे। आज हम 17 से लेकर अभी तक की बात करते हैं तो लगभग 20,000 के करीब जो है हमारे मत्स्य पालक हो गए हैं। लोगों ने अब इसको स्वरोजगार के रूप में अपनाया है। और काशीपुर रोडवेज बस स्टैंड के रामनगर रोडवेज बस स्टैंड में विलय होने के शासनादेश पर सियासत ने जोर पकड़ लिया है। इस मुद्दे पर विपक्ष जमकर धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जता रही है, तो वहीं बीजेपी के विधायक हरभजन सिंह चीमा ने रोडवेज के मुद्दे को लेकर कड़ा विरोध जताते हुए अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि वर्षों से स्थापित काशीपुर रोडवेज को रामनगर रोडवेज में विलय किए जाने के शासनादेश पर जनता जहां कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है, तो वहीं स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने इसको लेकर मोर्चा खोला हुआ है। काशीपुर से भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा के मैदान में कूदने से जहां इस मुद्दे की सियासत गर्मा गई है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधायक द्वारा अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किए जाने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी विधायक चीमा का विरोध जहां इस मुद्दे को और हवा दे सकता है, तो वहीं 2022 के चुनावी बेला में पार्टी के लिए काशीपुर में मुश्किलें पैदा कर सकता है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आप सब विदित हैं कि सन 2000 में अपना ये प्रदेश गठित हुआ था। 2003 में मुझे पता लगा कि हमारा यहाँ का जो रोडवेज बस अड्डा है उसको अपने रामनगर स्थानांतरित किया जा रहा है। मैंने उसके लिए उस समय एनडी तिवारी मुख्यमंत्री होते थे, मैंने उनके सामने जाकर के बड़ा ज़बरदस्त अपना विरोध रखा। मैंने कहा अगर कुछ देना नहीं है तो लो भी मत, काशीपुर को दे कुछ नहीं रहे हो, खो भी मत। तो एनडी तिवारी बड़े समझदार मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एकदम समझा कि ये गलत हो जाएगा और उन्होंने उसी समय अपने उस आदेश के ऊपर स्थगन आदेश पारित कर दिया। अब फिर ये सुनने को मिला है कि हमारा काशीपुर का जो रोडवेज बस अड्डा है ये रामनगर स्थानांतरित किया जा रहा है। ये बड़ा खेद का विषय होगा। संज्ञान में जो आया वो संज्ञान में अभी आया कि काशीपुर रोडवेज जो डिपो है वो रामनगर रोडवेज डिपो में विलय होना प्रस्तावित है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। 20 सालों से काशीपुर की जनता ने हरभजन सिंह चीमा जी को विधायक बना के और यहाँ का प्रतिनिधित्व छोड़ रखा है और वर्तमान में हरभजन सिंह चीमा जी यहाँ पे काशीपुर के विधायक हैं। जो एमपी है वो भी भारतीय जनता पार्टी का, मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का, राज्य में सरकार बीजेपी की और केंद्र में सरकार बीजेपी की। ऐसे में काशीपुर में अभी तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी देने का कार्य नहीं किया। जो इससे पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने काशीपुर को कस्बा देकर काशीपुर का अपमान किया। आज जैसा कि रोडवेज को यहाँ से हटाकर रोडवेज डिपो को रामनगर में विलय करने का विषय आ रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विधायक चीमा जी इसके लिए यदि कोई नहीं बोलते तो निश्चित रूप से हम बराबर सड़कों पर उतरे हुए हैं और भरपूर आंदोलन करेंगे। एक बार 2003 में भी ये विषय उठा था, उस समय पंडित स्वर्गीय अब हमारे नरेंद्र तिवारी जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और जैसे ही विषय मुख्यमंत्री जी की तिवारी जी की पटल पर आया था उन्होंने तुरंत इसको हटा के फेंक दिया था और उनको गुस्सा भी आया था कि आखिर काशीपुर रोडवेज डिपो को प्रस्तावित या इसका विलय करने का कहीं कोई मतलब नहीं उठता। और काशीपुर में धड़ल्ले से अवैध कॉलोनी काटी जा रही हैं। कॉलोनी का नक्शा तथा डायवर्जन पास किराए बिना ही मनमाने तरीके से प्लॉट बेचे जा रहे हैं। कॉलोनाइजर बिना पंजीयन के ही ये काम कर रहे हैं। कॉलोनाइजरों के झांसे में फंसने के बाद लोगों को कॉलोनी में सुविधा नहीं मिलती। नगर में राजस्व विभाग के कर्मचारी और प्रॉपर्टी डीलरों की साठगांठ से खेती की जमीन औने पौने दामों पर खरीदकर अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। भूमाफिया के जाल में फंसकर प्लॉट खरीदने वाले उपभोक्ता इनके झांसे में आ जाते हैं। शहर में अवैध कॉलोनियों का कारोबार काफी जोरों पर है। भूमाफिया लगातार नदी
नहरों के किनारे कॉलोनियां काटकर जमकर चांदी कट टूट रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभागीय अधिकारी सिर्फ कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नोटिस के बाद भी भूमाफियाओं के अवैध कॉलोनी के कारोबार पर विराम नहीं लगा है, जिसके बाद काशीपुर की नवनियुक्त एसडीएम आकांक्षा वर्मा ने एक्शन मोड में आकर स्पेशल टास्क फोर्स टीम गठित करके ऐसी भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन में दिखाई दी। एसडीएम आकांक्षा वर्मा का कहना है कि कभी भी शिकायत आती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। शिकायत आती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई की जाती है कि अगर किसी की भूमि और उस पर प्लॉटिंग की जा रही है तो हम लोगों ने 1-2 केसेस ऐसे पकड़े भी हैं और बाकायदा उनको चेतावनी लेटर भी इशू किया हुआ है। जैसे जैसे प्रकरण आते हैं हम लोग उस पर ऊपर सख्त कार्रवाई करते हैं और इसको लेके हमने, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, स्पेशल टास्क फोर्स भी हम लोगों ने गठित कर दी है, तो इस पर अब आपको सख्त से सख्त कार्रवाई दिखेगी। कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है ना, उसमें एक तो अवैध कंस्ट्रक्शन प्राधिकरण की भी जिम्मेदारी होती है रोकने की, और दूसरा अगर निगम है तो उसकी भी जिम्मेदारी होती है अगर उसके एरिया में हो रहा है, और तहसील प्रशासन तो इसको लेके एक्टिव होता ही होता है। कहीं कहीं जहाँ जहाँ अवैध प्लॉटिंग होती है और अवैध रजिस्ट्री हो रही है जो आप बता रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो इसको तत्काल हम लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में भी कम्युनिकेट करते हैं। और प्रॉपर्टी खरीदने के नाम पर की गई 30 लाख रुपए की ठगी के हैरत अंगेज मामले का आज पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 लाख रुपए की नकदी बरामद की है, जबकि एक अन्य अभी भी फरार बताया जा रहा है। सीओ कार्यालय में लाखों की धोखाधड़ी का प्रकरण का खुलासा करते हुए क्षेत्राधिकारी अक्षय प्रहलाद कोड़े ने बताया कि मामले में अभी एक अन्य फरार है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि जस्सागंज थाना रामनगर जनपद नैनीताल निवासी अरेंद्र मिश्रा पुत्र महेश्वर नाथ मिश्रा ने बीते मार्च महीने में कुंडा पुलिस को तहरीर देकर बताया कि जसपुर रोड पर टोल प्लाजा के समीप स्थित संधू ढाबा खरीदने के नाम पर ढाबा स्वामी दादू बाला जसपुर निवासी जसपाल सिंह संधू, सुखबीर और रियाज नामक 3 लोगों ने उससे 30 लाख रुपए के ठग लिए। पुलिस के मुताबिक उक्त होटलों का सौदा 5 करोड़ 35 लाख रुपए में हुआ था। टोकन मनी के नाम पर खरीदार ने 30 लाख रुपए देने के बाद एग्रीमेंट किया, लेकिन एग्रीमेंट के बाद ही औपचारिकता एवं रकम भुगतान को लेकर जब रियाज को फोन किया गया तो उसने अपना फोन बंद कर दिया। विवेचना के दौरान ढाबा स्वामी जसपाल सिंह संधू और सुखबीर के नाम पर गलत पाए गए। पुलिस ने गिरफ्तार तस्लीम के कब्जे से ठगी के 1 लाख रुपए बरामद किए हैं। सीओ ने बताया कि मामले में फरार चल रहे रियाज को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। की ठगी है जो अभी अभी हो रही है, ये खास बस प्रॉपर्टी डीलर्स को ठगने हेतु ये ठगी डिजाइन की गई है, जिसमें प्रॉपर्टी डीलर को लालच दिया जाता है कि आप इतने इतने करोड़ में प्रॉपर्टी खरीदो और हमारे जो साहब हैं वो साहब कोई होते नहीं है, वो आपसे डबल कीमत पे ये प्रॉपर्टी लेंगे और आपका जो कमीशन होगा वो हम आपको देंगे। जैसे ही प्रॉपर्टी डीलर उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए कुछ एडवांस मनी दे देता है, वो एडवांस मनी देते ही वो प्रॉपर्टी जिससे वो खरीद रहा है और ये बाकी पक्ष है ये मुकर जाते हैं और जो एडवांस मनी है वो जब्त की जाती है। तो ये बेसिकली लालच का है। और हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली का आज हरिद्वार के एसएसपी विशाखा भड़ाड़े ने अर्धवार्षिक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने राजकीय संपत्ति मालखाना अभिलेखों की गुणवत्ता, कोतवाली परिसर समेत कर्मचारियों के बैरक की साफ सफाई का जायजा लिया। वहीं असलहे की जांच एएसपी ने कोतवाली परिसर में साफ सफाई व्यवस्था बनाए रखने और कोतवाली भवन की मरम्मत करने के अलावा चौक चौराहों पर लगे कैमरों को भी दुरुस्त करने और उपकरणों के इस्तेमाल करने के लिए रानीपुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा को निर्देश दिए हैं। आज रानीपुर कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। इसके द्वारा हमने जो सरकारी संपत्ति है, जो माल है, उसको निस्तारित करना है और हमारे मालखाने में जितना माल पेंडिंग है उसको चेक किया गया। विविध प्रकार के रजिस्टर है, जैसे क्राइम रजिस्टर हो गया, विलेज क्राइम रजिस्टर हो गया, त्यौहार रजिस्टर, इन सबको चेक किया गया। उसमें जो भी खामियां हैं उसको थानाध्यक्ष उनको बताया गया। विविध जो हमारे पास वेपन होते हैं उनके खोलने जोड़ने की प्रैक्टिस की गई और हमारे सभी जो सब इंस्पेक्टर हैं, कांस्टेबल है, उनको ये समझाया गया कि किस तरह ये सभी चीज़ें उनका यूज़ किया जाएगा और कोई भी पेंडेंसी केसेस की होती है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए बताया। ये सभी रजिस्टर को मैंने अपडेट करने के लिए कहा है। जैसे ये अपडेट हो जाएंगे ये मेरे ऑफिस में आके इनको चेक किया जाएगा। अगर उसमें फिर भी कोई कमियां मिलती है तो उसके अकॉर्डिंग एसएचओ जो है उनको बताया। पूरे प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की बढ़ती बिजली की दरों में बढ़ोतरी व बिलों में बढ़ती जारी अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। बागेश्वर जिला मुख्यालय में कई मुद्दों को लेकर आपके प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकार वार्ता में आप प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड राज्य कोरोना काल के लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है।
स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण मरीजों की जान पर बन गई थी। युवा बेरोजगार हुए, व्यापारियों के पास भी कोई खास काम नहीं था, लेकिन केंद्र व राज्य सरकार ने बिजली बिलों में कोई रियायत नहीं दी। सरकार सिर्फ महंगाई को बढ़ाती जा रही है, सिर्फ बिजली और गैस के दामों में बढ़ोतरी ही करती जा रही है। गर्मी में परेशान व्यक्ति बिजली बचाने को अपने घर का पंखा भी बंद नहीं कर सकता है। कोरोना और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। वहीं 11 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहली बार देवभूमि उत्तराखंड आ रहे हैं। प्रदेश भर के आप कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। तो उनके वहां से निकम्मे होते हैं। जिस घर में सारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते हैं, संस्कारिक नहीं होते हैं, जिन्होंने संस्कार ही अच्छे नहीं दिए हैं, तो उनके वहां बेहतर मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिर वो क्या करेगा, कभी इस बेटे को देगा, कभी उस बेटे को देगा, कभी इस बेटे को देगा, सबका टेस्ट लेगा, लेकिन उसमें जनता का नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड प्रदेश को मुख्यमंत्री की प्रयोगशाला बना दिया गया है और इस तरीके की प्रयोगशाला बनाने वाले के हाथों में दोबारा सरकार पकड़ाना उत्तराखंड की जनता अब नहीं चाहती है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों को, जो 20 सालों से उत्तराखंड में राज कर चुके हैं, और कम से कम 11 मुख्यमंत्री 20 सालों में दी गए, जबकि 4 मुख्यमंत्री हमको मिलने चाहिए थे। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।